चलो ठीक है। वेरी गुड मॉर्निंग। क्लाइमेटोलॉजी में हम लोग कहाँ थे? एयर मास। एयर मास पे थे हम लोग, यानी वायु राशि। पहले एक्सप्लेन करते हैं, पहले समझाते हैं कि क्या है ये। युवराज चौधरी, ऑल इज गुड। हरिश्ना खान, गुड मॉर्निंग। रिचा सिंह, गुड मॉर्निंग। भवानी मोदी सर, आज आपसे मिलना है। 14 है ना, तो आपसे बात करने का मन है सर। आप अपने देसी अंदाज में बात करते हो तो अपनापन लगता है, तो अच्छा लगता है। कि हमारे पास तो कोई है नहीं तमसीर से मिलने। भवानी मोदी, अब भवानी मोदी ऐसा नाम है कि ये लड़का है कि लड़की है, पता ही नहीं चल रहा है मुझे। भवानी मोदी, भवानी सिंह। भवानी सिंह एक डाकू हुआ करता था, बहुत फेमस। और माँ भवानी। 14 को तो मिलना चाहते हो, तो डिपेंड करता है कि तुम हो कौन। हमारे इसी तरह के जोक को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे पास्ट में गर्म नहीं, अधिक आर्द्र। गायत्री भार्गव, गुड मॉर्निंग। लोकेश, पता नहीं वायु, गर्म वायु के ऊपर उठेगी। गर्म वायु में जलवाष्प ज़्यादा होता है और गर्म वायु जलवाष्प युक्त होने के कारण ऊपर उठती है। ये एक सेट नॉर्म है। किस दिन मिलने आए थे और मुझे कैसे याद रहेगा कि कौन कब मिलने आया है? फोर्टीन को ऐसा क्या हो जाएगा कि 14 को अजय शुक्ला सर, रविवार और शनिवार को ऑफ रख दिया करिए। हाँ यार, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ही मन नहीं लगता है। सुरजीत सिंह ठाकुर, गुड मॉर्निंग। नीरज कुमार, गुड मॉर्निंग। वैलेंटाइन पे 2 मिनट बोल दो, जो न्यू हो। काफ़ी लोग वैलेंटाइन के मूड में लग रहे हैं। देखो, ना तो हवा में, न तो तापमान में, न सूर्य में, न नक्षत्र में, न पृथ्वी के घूर्णन में, न वनस्पति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। परिवर्तन आता है इंसान के अपने मन में। होली, दिवाली, ईद, क्रिसमस जो भी आता है, वो हम लोगों ने उसको
उसको क्रिएट किया है, वो मानव संस्कृति का वो क्रिएशन है। तो वैसे ही वैलेंटाइन डे है, और वैलेंटाइन डे को लोग अलग अलग ढंग से परिभाषित करेंगे, अलग अलग ढंग से, अलग अलग कल्चर्स में अलग अलग प्रेम का अर्थ होता है। प्रेम का अर्थ अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग है। भारत में प्रेम आध्यात्मिक है, आत्मा से आत्मा का मिलन है। जो यूरोपियन प्रेम संबंध है वो शरीरस्थ हैं। वो मानते हैं कि शारीरिक आकर्षण से प्रेम उत्पन्न होता है। जैसे सिगमंड फ्रायड है, उसका तो लिबिडो थ्योरी है। लिबिडो थ्योरी में वो सब कुछ सेक्सुअलिटी से ही कनेक्ट कर देता है। इवन फादर लव्स हर डॉटर मोर देन हिज सन बिकॉज शी इज ए फीमेल, शी इज ए फीमेल चाइल्ड, गर्ल चाइल्ड है इसलिए। तो जेंडर अट्रैक्शन को प्रेम कहते हैं यूरोपियन सिविलाइजेशन में। लेकिन भारतीय सिविलाइजेशन में तो मीरा का कृष्ण से प्रेम, कैसे उसको क्या कहोगे, सूरदास का आध्यात्मिक प्रेम, तो तुलसीदास का आध्यात्मिक प्रेम राम के प्रति, हनुमान का प्रेम राम के प्रति, भरत का प्रेम राम के प्रति, इस तरह का मिलता है। हमारे यहाँ माता पिता को लोग भगवान तुल्य मान करके आध्यात्मिक प्रेम ही करते हैं माता पिता से। अब ये प्रेम शब्द ही बड़ा, प्रेम सृष्टि का मूल है। इसमें तो कोई, प्रेम मतलब ग्रेविटी, हमारे लिए तो प्रेम मतलब ग्रेविटी। अगर किसी चीज़ से आप आकर्षित हो रहे हो, किसी के पास जाना चाह रहे हो, तो कहीं ना कहीं प्रेम है। अब उस प्रेम को प्रेम का स्वरूप क्या होगा, ये तो दो व्यक्ति निर्धारित करते हैं। तो वैलेंटाइन डे, अगर आज 14th आज है ना, वैलेंटाइन डे है आज 14th है शायद, करेक्ट, मैं भूल ही गया था। तो 14th को इस वैलेंटाइन डे के अवसर पे आपसे बस इतना ही कहना है कि आप लोग किसी अपोजिट जेंडर से जबरदस्ती प्यार नहीं कर सकते हो, उसको फोर्स नहीं कर सकते हो। ये बड़ा अंदर का चीज़ है, और उसके लिए कुछ टेलीपैथिक चीज़ें काम करती हैं। वो ऐसा नहीं है कि इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स होता है तब जा कर के ये चीज़ें बनती हैं। और आजकल तो जहाँ बनती भी है वहाँ भौतिक दुनिया में ऐसा कुछ होता नहीं है कि भौतिक दुनिया में लोग शादी करके रहते भी हैं, प्रेम किया, शादी किया, लोग रहे, फिर 2 साल में गुजरेगा, सर फोड़ के अलग भी हो गए। ऐसा बहुत सारा एग्जाम्पल्स देखने को मिलता है। 17, 18, 19 साल के युवा युवतियाँ प्रेम कर रही हैं और उसके बाद पागल हो जाती हैं, भाग जाते हैं, और भागने के बाद 6 महीने 8 महीने में बुखार उतर जाता है। तो उसको प्रेम नहीं कहेंगे, उसको हार्मोनल प्रेम कहेंगे। वो हार्मोन्स एक्टिवेटेड इतना है कि उसको अपोजिट जेंडर का कोई व्यक्ति प्यारा लगने लगेगा। तो हार्मोन्स का खेल हो जाता है प्रेम वहाँ पर। आप जैसे जैसे उम्र के अलग अलग पड़ाव में जाते हो, प्रेम की अलग अलग अनुभूति होती है, एक जैसा नहीं रहता है। 16 साल में आपने कैसा फील किया या कैसा फील करते हैं लोग, 25 साल में कैसा फील करेंगे, फिर 40 में कैसा फील करेंगे, और ऐसे ही 60 में कैसा फील करेंगे। और प्रेम तो आपके अंदर में 90 साल की उम्र में भी होगा, 100 साल की उम्र में भी होगा। तो अलग अलग होता है, फेजेज होता है प्रेम का भी। अब इसमें प्रेम का मेरे हिसाब से मतलब है एक्सेप्टेंस, किसी व्यक्ति का एक्सेप्टेंस विथ हिज मेरिट्स एंड डिमेरिट्स। उसके जो भी गुण हैं, उसके जो भी दोष हैं, उसका एक्सेप्टेंस मन में, और उसके दोष का एक्सेप्टेंस करना, ये रियल प्रेम है। उसके दुर्गुणों को देखना और समझना कि इसमें ये प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी या उसके जो हैंडीकैपनेस हैं, उसकी जो कमियां हैं, वो सब देखते हुए भी अगर आप उस व्यक्ति को आप अपने लिए बहुत इम्पोर्टेंट मानते हो, तो वो प्रेम है। और ऐसा नहीं होता है जो प्रेम भौतिक चीज़ों पे आधारित होता है या जजमेंटल होता है दूसरे को देख के। तुम किसी व्यक्ति को देखो, तुमको उसकी आंखें अच्छी लग गई, अरे भाई आंखें कितने दिन तक अच्छी लगेंगी ये बताओ। आदमी जैसे जैसे आगे होगा, रोज वही आंख देखोगे तो आंख फिर ठीक नहीं लगेगा, फिर दूसरे की आंख ठीक लगेगी। तो ऐसे भौतिक चीज़ों को देख करके जो प्रेम होता है, किसी को किसी का शरीर सुंदर लगता है, तो किसी का बाल सुंदर लगता है, तो किसी का स्टाइल सुंदर लगता है, किसी के बोलने चलने का
द वे ही कैरीज और शी कैरीज हरसेल्फ, ये अट्रैक्ट कर लेता है। तो यार ये सब इन्फैचुएशन है, ये सब अट्रैक्शन है, इसको प्रेम नहीं कह सकते हैं। सत्य क्या है कि प्रेम तो हमारे भारत में उन करोड़ों हाउस होल्ड्स में तुमको देखने को मिलेगा, जहाँ 80 साल की पत्नी अपने 90 साल के पति के लिए सुबह उठ करके एक गर्म चाय बनाती है, और 90 साल का पति उसको ढूंढते रहता है कि कहाँ गए जी, कहाँ गए जी, आइए तनी बैठिए बैठिए। अब यहाँ पत्नी चाय बनाने से छोटी नहीं होगी, अब कोई नारीवाद का यहाँ संग्राम मत छोड़ देना। कि जो मैंने देखा है आसपास में, हम उसकी बात कर रहे हैं, तो हम बैठ करके सोचते थे कितना प्रेम है लोगों के बीच में। प्रेम यही था, यही रियल प्रेम है, यही जो गारहस्थ प्रेम है, यही रियल प्रेम है। जो कभी लड़का लड़की एक दूसरे को देखा नहीं, उनकी शादी कर दी गई तो मन में मान लिया गया कि बस हमारे अब यही हैं। पति ने भी मान लिया कि मेरी तो यही है, 7 जन्म के हमारा रिश्ता है। अब वो जैसी भी है, वो लंगड़ी भी हो गई आगे जा करके, या उसको दिख नहीं रहा है, तब भी उसी के साथ वो इंसान रह रहा है, उसी के साथ रहना चाहता है, और उसको छोड़ करके जाने में उसका कलेजा फट रहा है। ये रियल प्रेम है। तो रियल प्रेम स्टोरीज मूवीज में नहीं है, ये सड़क पे नहीं है, ये पार्क में नहीं है। ये रियल प्रेम स्टोरीज तो, प्रेम कहानियां तो हमारे घरों में जी जाती है। आपको ज़्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है, अपने माँ बाप को देखो। आर्थिक जीवन में कई संघर्ष होते हैं, अभाव होता है जीवन में, समाज में तनाव होता है, बहुत सारी जिम्मेदारियां होती है। इन तनाव, जिम्मेदारियों और इन कष्टों के बीच में भी दो लोग जीवन पर्यंत रहना और उससे हटकर के किसी और की कल्पना नहीं करना, यही तो राम की जो कल्पना है ना, राम राज्य और राम की जो कल्पना है, उसमें बहुत बड़ा आध्यात्मिक फिलॉसफी है। आखिर गांधी ने क्यों कहा कि राम राज्य की स्थापना की जाएगी? तो राम कोई भगवान नहीं है, आदर्श पुरुष हैं इस देश के, मर्यादा पुरुषोत्तम है। उनसे तो उस मर्यादा के अंदर में रह करके जो प्रेम सिखाया है हमारे पूर्वजों ने, हमारे समाज ने, और वो प्रेम आज भी है, आज भी है वो प्रेम। तो हमने तो देखा है अपने मोहल्ले में कि आसपास में भी, घर में भी, सब जगह मैंने देखा है ये प्रेम पनपते हुए। और आजकल तो देख रहे हैं कि पति पत्नी दारू पी रहे हैं और ड्रिंक्स लेकर के एक दूसरे को कुछ भी बोल रहे हैं, ईगो सेटिस्फाई करने में लगे हुए हैं। रहेंगे एक ही साथ, क्यों? क्योंकि दोनों मिलकर के एक आर्थिक शक्ति बनाते हैं, या तो इसके लिए, या समाज को दिखाना है कि हम लोग एक हैं भाई, अलग नहीं हुए हैं। दूसरा, तीसरा ये, या तो पत्नी की आर्थिक डिपेंडेंसी है पति के ऊपर में, उसका माल उसको चाहिए, या पति सोचता है कि चलो हमारे बच्चों की माँ है तो अब कहाँ ये सब चीज़ें करें। अब बहुत सारा ऐसा हो गया है जिसके कारण कोएग्जिस्टेंस है। अब कोएग्जिस्टेंस ऑफ हस्बैंड वाइफ इज नॉट बिकॉज ऑफ दैट इंटरनल इंट्रिंसिक, दैट इंट्रिक लव बिटवीन टू एंटिटीज, टू ह्यूमन एग्जिस्टेंसेस, वो नहीं है वहाँ पे। लेकिन अब ये जो मॉडर्न सोसाइटी है, जहाँ पे आर्थिक शक्ति बहुत बढ़ गई है, जहाँ सब सुख सुविधा है, वहाँ भी देखो प्रेम का एक अलग ही रूप सामने आ रहा है कि रात को प्रेम है, दिन में झगड़ा है, भागा भागी है। अब इन सबके बीच अगर तुम हमसे कहोगे वैलेंटाइन डे पे, तो हम बस यही कहेंगे कि अपने माता पिता को देखो, अपने समाज के उस मॉडल को देखो, अपने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जो कल्पना है या जो सत्य था, पता नहीं क्या था, उसको देखो। और सिर्फ एक स्त्री गमन का जो थ्योरी है, एक स्त्री गमन का जो थ्योरी है हमारे समाज का, हमारे संस्कृति का, जो सिर्फ और सिर्फ भारत में मिलता है, तो ये एक स्त्री गमन या एक पुरुष गमन का जो सैंक्टिटी का, जो बॉडी सैंक्टिटी का जो थ्योरी हमारा है, शारीरिक शुद्धता या पवित्रता की जो बात की गई है, वो, क्योंकि देखो वासना जो है वो तो बहुत विचलित करते हैं इंसान को, और आपको कई रास्तों पे लेकर के जाएगी। वो क्षणिक सुख देती है तो लोग उसके पीछे भागते हैं, लेकिन जो प्रेम है वो परमानेंट सुख है, वो स्थायी सुख है। और उस अस्थायी सुख का भोग करने में एक समय के बाद जब आदमी को लगता है कि ये अस्थायी सुख है, तब बहुत आनंद आता है। और हम देखो बहुत फ्रैंकली बोलते हैं, इसलिए हम तुमको बता रहे हैं कि हमारे यहाँ तो संस्कृति में वात्स्यायन भी हुए, और वात्स्यायन ने
सेक्सुअल रिलेशनशिप पे किताब भी लिखी है, और वो वेश्याओं के कोठे पे रह कर के एक ब्रह्मचारी ने वो किताब लिखी है। तो उन्होंने ये लिखा है, उनका निष्कर्ष है कि जो 64 आसन हैं, ये 64 आसन जो हैं वो किसी एक स्त्री के साथ या एक पुरुष के साथ ही संभोग के होने चाहिए। उन्होंने ये नहीं लिखा है कि आप 64 आसन हैं तो 64 स्त्रियां चाहिए या 64 पुरुष चाहिए। उन्होंने ऐसा ऐसा नहीं लिखा है। उन्होंने कहा कि एक ही स्त्री से या एक ही पुरुष से अलग अलग बार अलग अलग तरह का ऑर्गेज्मिक सुख प्राप्त किया जा सकता है। और वो सिर्फ पोस्चर पर वो बात कर रहे हैं, वो ये नहीं कह रहे हैं कि वेश्यावृत्ति करिए और वेश्यावृत्ति अच्छी चीज है। तो वो भी एक स्त्री गमन या एक पुरुष गमन की ही बात करते हैं। तो हमारे हमारे जो भारतीय संस्कृति है उसमें प्रेम को बिल्कुल आध्यात्मिक माना गया है, और आध्यात्म का पार्ट ही क्या बोलूँ मैं, फिजिकल रिलेशनशिप्स को भी, जो जो मानव के शरीर का जो संयोग होता है उसको संतानोत्पत्ति का माध्यम माना गया है, उसको सुख का माध्यम नहीं माना गया है। जैसे कालिदास ने लिखा है राजा दशरथ और उनके वंशज के, राम के ही वंशज के कॉन्टेक्स्ट में लिखा है कालिदास ने। अब कालिदास 2nd सेंचुरी BC के हैं या फिर 4th सेंचुरी AD के हैं, जहाँ के भी रहे हैं, दो विवाद है वो। तो उसमें उस समय भी सोचो राम राज्य की कल्पना है, और राम के विषय में, राम कॉन्शसनेस में है, पूरे भारत के एक एक प्राणी के कॉन्शसनेस में राम है। राम कोई देवता नहीं है, राम एक सचेतना है भारत के आध्यात्म का, भारत के संस्कृति का। तो बस यही कहना चाहेंगे कि आप देख लो, वात्स्यायन की बात मानोगे तो एक ही स्त्री से, एक ही पुरुष से अलग अलग आसन के माध्यम से अलग अलग प्रकार का सुख मिलता है। ये वात्स्यायन का मैसेज था। दूसरा कि जो हमारे घर में, जो हमारे समाज में, जो आज भी जो दो हस्बैंड वाइफ कमिटेड हैं पूरी जिंदगी जीने के लिए, उनमें संघर्ष भी है, उनमें कहा सुनी भी है लेकिन वो एक जो ये एक ऐसा बॉन्डिंग है जिसमें कि ये कभी नहीं है कि हम इसको छोड़ करके चले जाएंगे या ये हम इससे अलग रहेंगे। ये जो था ना, इसी को प्रेम हम मानते हैं। बाकी संघर्ष तो किसी भी लेवल पे कहीं भी हो सकता है। जहाँ भी दो व्यक्ति होंगे वहाँ पे विचारों का अलग अलग होना, वहाँ पे सोचने के तरीके का, टेस्ट का, हमारा टेस्ट अलग होता है, हमारा थॉट प्रोसेस अलग होता है, हम लोग अलग ढंग से, परसेप्शंस अलग होते हैं हमारे, अलग ढंग से दुनिया, समाज या किसी भी परिघटना को हम लोग सब अलग अलग ढंग से देखते हैं। हम लोग में किसी में फियर होता है तो किसी में ब्रेवरी होता है, तो हम लोग के पर्सनैलिटीज़ में अंतर होता है, उसके कारण भी डिफरेंसेस होते हैं। क्योंकि एक ही वस्तु दो व्यक्ति को अलग अलग दिखने लगता है, तो अलग अलग दिखेगा तो अलग अलग विचार बनेंगे, और अलग अलग विचार बनेंगे तो फिर वो वैचारिक संघर्ष हो जाएगा, वैचारिक संघर्ष ही जाकर के आगे मनमुटाव बन जाता है। फिर कई बार वही शारीरिक या फिर फिजिकल हार्म करते हैं दूसरे को। तो ये समझना होगा आपके जनरेशन्स को कि प्रेम बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है, और प्रेम मेरे लिए तो ग्रेविटी है। ग्रेविटेशनल फोर्स जैसे हर एक कण में व्याप्त है, वैसे ही प्रेम तो हम लोगों के हर कण में व्याप्त है। हमारे रोए में भी, हमारे नाखून में भी, हमारे पहाड़ में भी, हमारे पत्थर में भी, सब में प्रेम व्याप्त है, सब में ईश्वर व्याप्त है। और हमारी संस्कृति तो कहती ही है कि सब में ईश्वर का सब रूप है, प्रकृति में सब ऊर्जा है। ईश्वर क्या है? ब्रह्म है। ब्रह्म क्या है? तेज है। तेज क्या है? ऊर्जा है। और वो ऊर्जा का ही सारा रूप तो है, फॉर्म तो सब एनर्जी का ही है। आखिर आइंस्टीन भी तो यही कह रहे हैं, इससे अलग हट करके कोई भगवान नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सत्यापित हो चुकी है। तो इसी को सब प्रकृति के सब जो छोटी छोटी बड़ी चीज़ें हैं सबको मानो, सबसे प्रेम करो, अपने से प्रेम करो, अपने कला से प्रेम करो, अपने क्रिएटिविटी से प्रेम करो, अपने लोगों से प्रेम करो। और प्रेम तभी होगा जब तुम्हारे अंदर में फॉरगिवनेस होगा। फॉरगिवनेस होगा यानी तुम क्षमा करने की ताकत अगर तुम्हारे अंदर में है। दिनकर ने लिखा है ना कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। क्षमा उसी को शोभती है जो ताकतवर हो। तो तुम ताकतवर हो तो तुम्हारे अंदर में क्षमा का गुण होना चाहिए। बस वैलेंटाइन डे पे आपको बहुत बहुत शुभकामना, और अच्छे से रहो, अच्छे से जियो। थैंक यू। बाय।
बाय फॉर दिस पर्टिकुलर टेन मिनट्स। अभी तो क्लास करना ही हम लोगों को। एक बार आपका प्रतीक पांडे, आप ज्योग्राफी क्लास से प्रेम क्लास में चले गए। मेरा क्लास ऐसे ही होता है प्रतीक। आप लोगों को दोनों ऑप्शन है, क्लास बंद कर दीजिए, वीडियो कट कर दीजिए। पांडे जी आप, हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, आगे भी ऐसे ही बोलते रहेंगे। और आने वाले जनरेशन्स को बता दीजिए कि आलोक रंजन ये सब भी बोलता है, इसलिए हमारे यहाँ एडमिशन न ले। चलो, बहुत सारे बहुत शानदार एसएमएस, थैंक यू वेरी मच। अब आइए थैंक यू प्रणव एंड अदर्स। चलो वायु राशि पे आते हैं और वायु राशि को डायग्राम के माध्यम से समझाने का पहले प्रयास करते हैं। देखो, मान लो कि हमने नॉर्थ अमेरिका का एक एग्जाम्पल ले लिया। तो नॉर्थ अमेरिका के एग्जाम्पल में ये है हमारा नॉर्थ अमेरिका, और इसको मान लेते हैं 60 डिग्री लैटिट्यूड। ये क्या है? पछुआ। ध्यान से देखते रहना है। ये है हमारा पछुआ पवन। तो ये जो पछुआ संचरित हो रही है, तो इस पछुआ, ये रॉकीज है यहाँ पर ना, ये पर्वतीय श्रृंखलाएं हैं, इस तरह से बनेंगी। ये पर्वतीय श्रृंखला है यहाँ पर। तो ये रॉकीज वाले भाग में कभी भी कभी भी ये वायु राशि का निर्माण नहीं हो सकता है, क्योंकि मान लो इस तरह से माउंटेन का सतह हो, ऐसे माउंटेन हो, तो इस पे वायु राशि नहीं बन सकती है। क्यों नहीं बन सकती है? क्योंकि इसका आधार तल जहाँ तहाँ ऊंचा और नीचा है। तो आधार तल के हर पॉइंट पे देखोगे तो अलग अलग तापमान मिलेगा। अब अलग अलग अगर तापमान मिलता है तो ये वायु राशि कभी बन ही नहीं पाएगी। वायु राशि के लिए शर्त है कि जो आधार तल है, जो आधार तल है, ये समतल होना चाहिए, उसमें
उच्चावचीय दशाएं नहीं होनी चाहिए। और आधार तल की फिजिकल प्रॉपर्टी भी लगभग नियत होनी चाहिए। और आधार तल में मान लो कि ये पार्ट ओशियन है, ये पार्ट लैंड है, तभी ये यहाँ पे नहीं बन सकता है। तो उच्चावचीय दशा पे नहीं बनेगा, ओशियन लैंड ऐसे नहीं बनेगा, या तो ओशियन पे बनेगा या लैंड पे बनेगा, क्योंकि आधार तल समरूपी होना चाहिए और एक समान भौतिक दशा आधार तल की होनी चाहिए। तो ये दशा क्या होगी कि जैसे ही मान लो प्रेरी का ये क्षेत्र है, ये है हमारा प्रेरी का क्षेत्र, तो मान लो ये प्रेरी के क्षेत्र में पछुआ पवन चल रही है, रॉकीज से ऊपर चढ़ के नीचे की ओर डिसेंड डाउन कर रही, नीचे की ओर आ रही है। तो ये जो पछुआ पवन की गति है, ये गति कम हो जाएगी, क्योंकि बहुत फ्रिक्शन उसको मिला है और वहाँ नीचे ग्राउंड में भी फ्रिक्शन मिल रहा है। तो क्या होता है कि जो ग्राउंड का फ्रिक्शन है वो और जो पछुआ पवन की काइनेटिक एनर्जी है वो दोनों इक्वल हो गई। यानी जो पवन की ऊर्जा है, पवन की गतिकीय ऊर्जा है, ये बराबर हो गया है किसके, ऐसे करते हैं, कम हो गया है या बराबर, कम या बराबर हो गया है फ्रिक्शन के। किसके फ्रिक्शन? ग्राउंड के फ्रिक्शन के। उससे क्या होता है कि पवन वहाँ पर जाकर स्थैतिक हो जाएगी। और अगर 6 से 7 दिनों तक पवन स्थैतिक रहेगी, मान लो ये आधार तल है, यहाँ पर जाकर के ये पवन ऐसे स्थैतिक हो गया है, ये पवन चल रहा था, ये स्थैतिक हो गया था, ये हमारा क्षोभ सीमा है। इधर हमारा क्षोभ सीमा है, दूसरे पेज पे दिखाते हैं आपको, या इसी पे दिखाते हैं। रुको, मान लो यहाँ पर ये पवन स्थैतिक हो गई, और पवन जब स्थैतिक हो गई तो नीचे ग्राउंड से इसका हीटिंग या कूलिंग शुरू होगा। यानी ग्राउंड का जो फिजिकल प्रॉपर्टी है उसको यह वायु राशि धीरे धीरे अवशोषित करने लगेगी और इसका सदृशीकरण होने लगेगा ग्राउंड के भौतिक दशाओं के साथ। तो ग्राउंड में अगर तापमान उच्च है, मॉइस्चर अलग है, तो इस वायु राशि का जो नीचे का संस्तर है उसमें तापमान और वायु और मॉइस्चर ऐड होता चला जाएगा। उससे क्या होता है कि एक लेयर बन जाएगा नीचे में। इसको ऐसे बना के दिखाते हैं। तो नीचे में एक लेयर बन गया, एक हॉरिजॉन्टल लेयर बन गया, जिसकी भौतिक दशाएं ग्राउंड के लगभग बराबर हो गई। अब इस भौतिक लेयर से इसके ऊपर वाले लेयर, उससे उसके ऊपर वाले लेयर, इस तरह से प्रत्येक संस्तर एक दूसरे को चालन क्रिया से भौतिक गुणों का ट्रांसफर करेगी। तो भौतिक गुणों का ट्रांसफर ऊपर की ओर चालन क्रिया से होने लगता है। अब चालन क्रिया से क्यों होगा, संवहन से क्यों नहीं होना चाहिए? होगा तो होना तो चाहिए संवहन से, क्योंकि वायु तो एक फ्लूइड है, तरल है, और तरल में ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, वो होता है संवहन से। लेकिन यहाँ कहता है कि अगर संवहन से वो ट्रांसफर होगा एनर्जी का, इसका मतलब कि फिर वो वायु राशि कभी नहीं बन पाएगी, वो विनष्ट हो जाएगी। यानी जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मॉइस्चर है नीचे से ऊपर की ओर, वो बहुत ही मंद दर से कार्य करे और एक गैसीय मॉलिक्यूल दूसरे गैसीय मॉलिक्यूल को एनर्जी ट्रांसफर करता रहे। यानी चालन क्रिया से संस्तरों का निर्माण होगा और अंत में जाकर के पूरा जो ये क्यूबिक जो आपको दिख रहा है, ये क्यूब की तरह दिख रहा है ना, ये क्षोभ सीमा तक, मतलब धरातल से लेकर क्षोभ सीमा तक कई संस्तर बन जाते हैं और प्रत्येक संस्तर में होमोजेनिटी होता है। प्रत्येक संस्तर में समरूपी दशाएं होंगी, भौतिक दशाएं समरूपी होंगी। पूरी वायु काया में एक साथ एक प्रकार की भौतिक दशा नहीं प्राप्त हो सकती है, पूरी वायु काया में नहीं होगा, लेकिन संस्तरों में होगी। तो अलग अलग संस्तर में अलग अलग भौतिक दशा होता है, लेकिन फिर भी उन संस्तरों में भी कोई बहुत बृहत अंतर नहीं होता है। अब हम लोग इसके अंदर में चलते हैं। तो यहाँ से अगर ऊपर जाएंगे तो जो प्रवणता है, यानी जो ग्रेडियंट है, यानी जो अंतर है तापमान का, घनत्व का, उसमें बहुत बड़ा अंतर नहीं आता है। यानी जो ग्रेडियंट है दैट इज स्लीक। तो किसी भी वायु राशि के अंदर में जो प्रवणता होती है, लंबवत प्रकोष्ठ में प्रवणता होती है, वो बहुत ही क्षीण होती है। लेकिन इसी वायु राशि से तुम यहाँ बाहर निकलोगे तो यहाँ पे तुमको बहुत ऊंचा प्रवणता मिलेगा। यहाँ तो लैप्स रेट काम करने लगेगा।
यहाँ तो लैब सेट काम करेगा, नीचे का तापमान मान लो 20 डिग्री है, तो 1 ही किलोमीटर पर जाओगे तो तुम्हारा ये 15 हो गया, उसके ऊपर जाओगे तो फिर ये 10 हो गया, ऐसे स्टीप चेंज आएगा। यहाँ जाओगे, नीचे का तापमान अगर 20 है तो ऊपर वाले में 19 मिलेगा, उसके ऊपर 18 मिलेगा, उसके ऊपर में 17 मिलेगा, फिर 16 मिलेगा, इस तरह से मिलेगा। तो ये जो वायु यहाँ पर है, ये जो वायु इधर है, और ये जो बन रही है यहाँ पर प्रेरी के ऊपर में, दोनों में अंतर है। लैप्स रेट का अंतर हो गया, मॉइस्चर का अंतर हो गया, संस्तरों का विकास हो चुका है। पूरा ही ये जो क्यूब बना हुआ है, जो वायु राशि बनी हुई है, पूरा पूरी की पूरी वायु राशि एक अलग काया के रूप में दिखती है। अब यहाँ इसके देखो, इसके इधर भी पछुआ चल रहा है, इधर भी पछुआ चल रहा है, इधर भी पछुआ है, यहाँ भी पछुआ है, यहाँ भी पछुआ है, और बीच में ये क्यूब बना हुआ है। तो क्या होता है कि 6-7 दिनों के बाद ये वायु राशि फिर पछुआ में फिर से काइनेटिक एनर्जी मान लो बढ़ जाए, मोमेंटम उसका बढ़ जाए, तो फिर ये क्यूब चलना शुरू कर देता है। अब जब ये क्यूब चलना शुरू कर देगा तो मान लो ये समुद्र से होते हुए आया तो मॉइस्चर भी पिक कर लिया, और यहाँ पर जाकर के ये लंदन सिटी है। तो लंदन सिटी पर जब ये वायु राशि यहाँ इस तरह से पहुँच गई, ये लंदन सिटी पे अगर ये वायु राशि पहुँच गई तो फिर क्या होगा? तो लंदन पर प्रेरी जैसा जलवायु लेकर के आएगी। या इस वायु राशि को भी हम मान लेते हैं कि चलो पछुआ से धक्का खाते खाते टोरंटो सिटी पे आ गया, तो प्रेरी जैसी जलवायुविक दशाओं को पाया जा सकता है टोरंटो के ऊपर में भी। कनाडा के शहर में प्रेरी जैसी जलवायु की दशाएं आ जाएगी, और 6-7 दिनों तक वायु राशि जनरली रहता है, उसका विनष्ट नहीं होता है। तो 6-7 दिनों तक मौसम लगातार वहाँ पे प्रेरी जैसा बना हुआ रहेगा। आशा है आपको ये सब चीज़ें समझ में आ रही होंगी, क्योंकि इससे ज़्यादा क्लीन टीचिंग क्या करें, अब तो सामने एकदम दिख रहा है कि क्या हो रहा है। वायु राशि क्या है, कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, और पछुआ पर उसको कैसे अपनी दिशा में ले जाएगा। वैसे ही देखो यहाँ पर मान लो कि यहाँ पे ग्रीनलैंड है, तो ग्रीनलैंड के ऊपर में एक वायु राशि बन गई, ग्रीनलैंड के ऊपर में वायु राशि बन गई, तो ये कौन सी वायु राशि होगी? ये ठंडी वायु राशि होगी। तो इसको कौन धक्का देगा? ये तो ध्रुवीय पूर्वा के बेल्ट में है ना, ध्रुवीय पूर्वा इसको ला रही है। तो ग्रीनलैंड वाली वायु राशि चलते चलते हो सकता है कि प्रेरी पहुंच जाए। अब प्रेरी में क्या होगा कि ग्रीनलैंड जैसी जलवायुविक दशाएं कायम हो जाएंगी, और ग्रीनलैंड जैसा वहां पे कंडीशन बनने लगेगा। तो तुम देखो कि ये वायु राशियां हैं क्या? ये बेसिकली ध्रुवों से ध्रुवीय पूर्वा के द्वारा निम्न अक्षांशों की ओर, गर्म अक्षांशों की ओर लाई जा रही मौसमी दशाएं हैं। और ये पछुआ के द्वारा जो गर्म वायु है उसको ध्रुवों की ओर परिवहित किया जा रहा है। तो इसका मतलब तो ये हो रहा है कि हीट सरप्लस जोन से, जो हीट का आधिक्य क्षेत्र है, पछुआ का क्षेत्र हीट का आधिक्य क्षेत्र है, वहां से गर्म वायु राशि एवं मॉइस्चर को लेकर के ध्रुवों की ओर जा रही है वायु राशियां, और ध्रुवों से जो शुष्क और ठंडी वायु है वो इधर प्रवेश कर रही है। यानी उष्मा के संतुलन को कायम करने की ये क्रियाविधियां हैं। बहुत सिंपल सा है। अक्षांशीय उष्मा के संतुलन को बनाए रखने के लिए क्रियाएं हो रही है हीट सरप्लस जोन से। ये एरिया क्या है? यही तो हीट सरप्लस है, ये हीट सरप्लस है, उष्मा का अधिशेष क्षेत्र है। और हीट डेफिसिट इस एरिया में है, यहाँ पे हीट का डेफिसिट है, उष्मा का ह्रास क्षेत्र है। दोनों के बीच में ये जो एक्सचेंज हो रहा है, जो विनिमय हो रहा है वायु का, उसमें वायुमंडलीय स्थिरता को कायम करने की एक टेंडेंसी होती है कि एक्स्ट्रा मॉइस्चर, एक्स्ट्रा हीट को ट्रांसफर कर दिया, उधर से ड्राई एयर, कोल्ड एयर आ गया। बस यही चल रहा है। अब इसी क्रम में क्या होगा ध्यान से देखो कि ये वायु राशि और ये वायु राशि, जो जिस दो वायु राशियों की हमने कल्पना की है और आपको दिखाया है, मान लो कि यही दोनों वायु राशियां आपस में आकर के और टकरा जाए। अब देखो दोनों अगर टकराती है तब क्या होगा, ये भी समझना है। यहाँ से ये ग्रीनलैंड से ठंडी वायु राशि, यहाँ से ये, इसको लोग क्या बोलेंगे? कोल्ड एयर मास। ये क्या रहेगा? वार्म एयर मास। ये वार्म एयर मास है। तो कोल्ड और वार्म एयर मास जब दोनों आपस में टकरा जाएगा, यानी ध्रुवीय पूर्वा इधर से और
पछुआ इधर से आकर के जब दोनों वायु राशियां टकरा जाएंगी तो दोनों के बीच में क्या बनता है उसी को हम लोग वाताग्र कहते हैं। वात अग्र, जो वायु राशियों के अग्रभाग है, जहां पर ठंडी और गर्म वायु राशि का मिश्रण होना है। वाताग्र क्या होता है कि एक ट्रांजिशनल एरिया होता है, एक जोन ऑफ डिसकंटिन्यूटी होता है, एक असंबद्धता का क्षेत्र होता है, एक उभयनिष्ठ होता है। कैसे एक्सप्रेस करें, एक ऐसा संक्रमण क्षेत्र है जहां पर ठंडी और गर्म वायु दोनों का मिश्रण हो रहा है। अब उसमें मिश्रण कैसे होगा, ठंडी और गर्म वायु वाताग्र के अंदर में कैसे मिश्रित होगी? गर्म वायु हल्की होने के कारण ऊपर चली जाएगी, ठंडी वायु धरती पकड़ होती है, ठंडी वायु धरातल पे ही रहेगी। तो ये जो मिश्रण है उसमें तापमान की विलोमता की दशा ही बन सकती है। गर्म वायु ऊपर, ठंडी वायु नीचे, मिश्रण शुरू हो गया तो क्या बोलेंगे इसको, तापमान के विलोमता की दशा भी बनती है। तो वाताग्र के अंदर में क्या होगा, पहला कंडीशन, तापमान के विलोमता की दशा बनेगी। क्लियर हुआ? और देखो, और गर्म वायु ठंडी वायु के ऊपर में है, तो जब ठंडी वायु के ऊपर में गर्म वायु चली गई तो उसका फिर संघनन होने लगेगा। ऊपर उठने के बाद तो संघनन ही होना है। अब संघनन से क्या बनेगा, बादल, बादल से क्या होगी, वर्षा। यानी जो वाताग्र होते हैं वो वर्षण के क्षेत्र होते हैं। पहला क्या है, तापमान के विलोमता का क्षेत्र। दूसरा क्या है, ठंडी गर्म वायु राशियों के मिश्रण का क्षेत्र। तीसरा क्या है, उभयनिष्ठ है, ठंडी और गर्म वायु के बीच का। चौथा क्या है, बादल के निर्माण का क्षेत्र, सघन बादल। और कई बादल मिलेंगे तुमको, जैसे जैसे गर्म वायु ऊपर उठती रहती है वैसे वैसे अलग अलग बादल का स्वरूप भी मिलेगा। सबसे ऊपर में पक्षाघ मेघ मिलेंगे, उसके नीचे आओगे तो मध्य ऊंचाई वाले मेघ मिलेंगे, एल्टो मेघ मिलेंगे। नीचे आओगे तो फिर वर्षक मेघ मिलने लगेंगे, निम्न ऊंचाई वाले मेघ मिलने लगेंगे, लो क्लाउड्स मिलेंगे। तो वाताग्र के अंदर में भी बादलों का कई अनुक्रम विकसित हो जाता है, उच्च से लेकर निम्न मेघ तक सब बनने लगता है। ये जलवाष्प लगातार ऊपर उठ रहा है, तब तक उठता रहेगा जब तक कि पूरी की पूरी गर्म वायु राशि खत्म ही न हो जाए और पूरी की पूरी गर्म वायु ठंडी वायु राशि के ऊपर आरोहित न हो जाए। पूरी की पूरी गर्म वायु को ऊपर चढ़ जाना है और ठंडी वायु को पूरा पूरा नीचे चलते रहना है। इस तरह से मिश्रण होता है। हम ये डिस्कशन कर रहे हैं ताकि तुम थोड़ा कल्पनाशील हो जाओ और आने वाले विषय में आपकी अभिरुचि बनी भी रहे और आपको समझ में भी आए। अब ये ऊपर में जब गर्म वायु राशि चढ़ने लगेगी तो फिर वर्षण शुरू हो जाएगा। तो फ्रंट एक वर्षण युक्त क्षेत्र है। फ्रंट में निम्न दाब होता है या उच्च दाब होगा, निम्न दाब होगा, क्योंकि फ्रंट जहां से बन रहा है वो जगह ही जहां से वो वही जगह है जहां पर गर्म वायु ऊपर उठने लगी है। तो जहां से गर्म वायु उठ रही है वो पार्ट फ्रंट है। जहां पे ठंडी वायु फैल रही है जहां तक, वो फ्रंट नहीं है। और कई बार क्या होता है, गर्म वायु ऊपर उठने के क्रम में ठंडी वायु को भी अपने साथ घसीट के ऊपर उठाने लगती है। अगर दोनों में ताकत या कॉन्ट्रास्ट बहुत अच्छा हो तो, एनर्जी वहां पे अच्छा हो तो ये भी ऐसा होने लगता है। तो उसमें क्या होता है कि वो फ्रंट फिर अलग तरह का एक फ्रंट बनता है जिसमें ठंडी और गर्म वायु दोनों उठने लगती है। इसी को हम लोग एनाबैटिक फ्रंट भी कहते हैं, बिल्डिंग अप, एनाबैटिक, एनाबोलिज्म, एनाबैटिक फ्रंट कहते हैं। तो एनाबैटिक फ्रंट होता है, कैटाबैटिक फ्रंट होता है। कैटाबैटिक में होगा कि गर्म वायु ऊपर जाने के बाद नीचे फिर वापस आ गई, गिरने लगी वापस, तो हो गया वो फ्रंट। वो भी संक्रमण क्षेत्र ही है लेकिन वो कहलाएगा कैटाबैटिक फ्रंट कहलाएगा। तो एना टाइप कैटा टाइप का फ्रंट होता है। मेट्रोलॉजी में तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है मौसम विज्ञान, लेकिन मुझे आशा है कि आप अब बहुत अच्छा सीख लोगे और ध्यान यहीं क्लास पे लगा रहेगा तभी सीखोगे। पिक्चर चला गया तो कोई बात नहीं, साउंड तो आ रहा है, कभी कभी नेट फ्लक्चुएट कर सकता है। तो फ्रंट क्या है, दो वायु राशियों के मध्य का उभयनिष्ठ जहां वायु का मिश्रण हो रहा है। अब वायु राशि क्या है, वायु राशि एक विशाल काया है वायु की, जो प्रचलित पवनों के अंदर में उष्मागतिकीय परिवर्तनों के कारण, आधार तल के कारण
उत्पन्न होता है और उस आधार तल से ही उसमें सारे भौतिक गुण आ जाते हैं। तो ये वायु राशियां जहां भी जाएंगी अपने उत्पत्ति स्थान के जलवायु या भौतिक दशाओं को लेकर के जाती हैं। इसको याद रखना है, जो वायु राशि जहाँ उत्पन्न हुई और दूसरे जगह पे वो गई अगर है तो अपने उत्पत्ति स्थान के सारे मौसमी दशाओं को लेकर के जाएगी। तो वायु राशियाँ मौसम विज्ञान में बहुत इम्पॉर्टेंट है, फ्रंट बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस फ्रंट की जिस पर हमने डिस्कशन किया, इसी फ्रंट के अंदर में साइक्लोन भी बनेगा। साइक्लोन कैसे बनेगा वो एक अलग विषय होगा। यानी जो एयर मास समझ गए वो फ्रंट समझ सकते हैं, जो फ्रंट समझ गए वो फिर साइक्लोन समझ सकते हैं, जो साइक्लोन समझ गए वो फिर टोर्नाडो, हरिकेन सिस्टम, ट्रॉपिकल डिस्टर्बेंसेज, ये सब समझने लगेंगे। तो ये पूरा एक अनुक्रमित विकास विषयों का होगा। सिक्वेंशियल एंड ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ द सब्जेक्ट होता है। तो उसी क्रम में आपको पढ़ना भी है। अब मुझे ये लिख करके बताओ कि आपने एयर मास की संकल्पना और फ्रंट की संकल्पना के मूल को समझा कि नहीं। छोटा सा एक डायग्राम और बना देते हैं। देखो, मान लो कि ये हमारा वार्म एयर है ना, और यहाँ पे ये मान लो कोल्ड एयर इधर से आ रही है। तो कोल्ड एयर में टेंडेंसी होता है इस तरह से नीचे दबने का, और वार्म एयर में टेंडेंसी होता है ऊपर जाने का। तो ये जो सिस्टम बना, ये जो पूरा सिस्टम बना, इसके मध्य भाग में ये एक ढालुआ सीमा है। ये क्या है? एक ढालुआ सीमा है। इसी ढालुआ सीमा को हम लोग क्या कहेंगे? वाताग्र कहेंगे। यही फ्रंट है। गर्म वायु ऊपर की ओर उठ रही है और उठने के बाद इसमें तो बादल भी बनेंगे। बादल का एक सीक्वेंस बनता चला जाता है इसमें, तो इसमें बादल भी बनते हैं। फ्रंट को आप देखो कि कैसे फ्रंट बनता है। अब मान लो कि ये इधर से पछुआ धक्का दे रही थी, इधर से पूर्वा धक्का दे रही थी। तो पछुआ और पूर्वा दोनों धक्का दे रही है, दोनों में कोई एक ही का जीत होगा ना। तो डिपेंड करता है कि दोनों में सक्रिय कौन है। अगर कोल्ड एयर सक्रिय हो गया तो इस दिशा में चलने लगेगा और इसको हम लोग फिर कहेंगे कोल्ड फ्रंट। और अगर पछुआ पवन सक्रिय हो गया तो इस दिशा में चलने लगेगा। पछुआ पवन इसको धक्का देके इधर ले जाएगी। अगर ध्रुवीय पूर्वा ज़्यादा सक्रिय है तो समझो ये लंदन से निकल करके ये पहुंच जाएगा अमेरिका, न्यूयॉर्क पहुंच जाएगा, और न्यूयॉर्क से भी नीचे प्रेरी पहुंच जाएगा, ऐसे पहुंच जाएगा नीचे की तरफ। लेकिन अगर वार्म-एयर एक्टिव है तो वार्म-एयर क्या करेगी? ये ऊपर की ओर ले जाएगी, यानी प्रेरी वाले को लेकर के चढ़ जाएगी कहाँ? लंदन के ऊपर में। तो ये डिपेंड करता है। अगर वार्म-एयर ज़्यादा एक्टिव है, पछुआ ज़्यादा एक्टिव है, तो उसको हम लोग बोलेंगे गर्म वाताग्र। गर्म वाताग्र है वो। और अगर ध्रुवीय पूर्वा एक्टिव है तो हम लोग उसको बोलेंगे शीत वाताग्र। एक सामान्य मतलब समझाने की कोशिश किया जा रहा है। गर्म वाताग्र और शीत वाताग्र क्या होता है? गर्म वाताग्र में गर्म वायु सक्रिय है और पछुआ धक्का दे के ले जा रही ऊपर की ओर। शीत वाताग्र में ठंडी वायु सक्रिय है और ध्रुवीय पूर्वा ज़्यादा सक्रिय होगी। ये आपको कॉन्सेप्ट समझना है पहले फ्रंट का, तभी आपको लिखने में भी मज़ा आएगा। और एयर मास और फ्रंट को दोनों में क्या कनेक्शन है वो आप देखो। अब इसमें क्या है कि पहले में क्या था कि जो एयर मास है, जो वायु राशि है, ये वायु राशि को तो लेकर के अकेले जा रही है। ये दूसरे कंडीशन में क्या हो गया कि वायु राशि ए और वायु राशि बी आपस में टकरा गई। जो फ्रंटोजेनेसिस का पहला कंडीशन तो यही होगा कि भाई वार्म एयर और कोल्ड एयर मास दोनों आपस में अभिसरित होने लगे। अगर अभिसरण नहीं होगा तो फिर तो वायु राशि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी, वहाँ जाकर के अपने उत्पत्ति स्थान के मौसमी तंत्र को ले जाएगी और वहाँ वर्षण करके या फॉग क्रिएट करके या जो भी हो करके शीतलहर ला के, गर्म वायु ला करके अंत में वहाँ के वायु से मिश्रित होकर के खत्म हो जाती है। 7-8 दिन की प्रक्रिया होती है। लेकिन अगर वही दूसरे वायु राशि से टकरा गई तो फ्रंट बन जाएगा, और अगर फ्रंट बनना शुरू हो गया है तो उसमें चक्रवात भी बनेगा। चक्रवात बनने की बड़ी संभावना बन जाती है। समझ गए?
फ्रंट में गर्म वायु ऊपर उठ रही है तो वो लो प्रेशर सिस्टम है। अब बताओ कितने लोगों को इसका थोड़ा सा समझ में आया। प्रश्न आया है कि सर एयर मास में लैप्स रेट इतने कम क्यों होता है। लैप्स रेट कम इसलिए होता है क्योंकि नीचे से ऊपर तक वायु का तापमान लगभग एक होता है। नीचे में अगर ठंडा है तो एकदम ऊपर तक भी ठंडा होगा, क्योंकि तभी तो वायु राशि कहेंगे नीचे से ऊपर तक। ये परवेज आलम का क्वेश्चन है। डायग्राम कट रहा है थोड़ा, ओके। फिगर हाफ कट हो गया। अरे वो सब लाइन्स ही होगा चारों तरफ, थोड़ा सा हो सकता है ना कि कुछ कैमरा एडजस्टमेंट का इशूज हो गया हो। अच्छा, अभी जो हमने डायग्राम बनाया है वो समझाने के लिए बनाया है। इन डायग्राम्स का कोई प्रयोग नहीं करना है एग्जामिनेशन हॉल में, ये समझाने वाले डायग्राम्स थे। बहुत ही उलझा हुआ टॉपिक है हेमलता, लेकिन आइंस्टीन की थ्योरी को भी बहुत आसानी से समझा जा सकता है। थैंक यू अच्छे शब्दों के लिए। यार पूरा कैसे कट गया होगा? पूरा नहीं कटा होगा, थोड़ा बहुत कटा होगा, हो सकता है। अगर कटा भी हो तो हमारा क्या करूं फिर, समझ में नहीं आ रहा मुझे। चलो एक अंतिम बार बताओ कि अभी जो सामने स्क्रीन पे आ रहा है, क्या उसमें से कटा हुआ है वो? फ्रंट का संचरण हॉरिजॉन्टल होगा, वर्टिकल नहीं होगा। फ्रंट का बिल्कुल संचरण होगा। जैसे जैसे वायु राशियां खिसकती हैं, इस बीच बीच में फंसा हुआ फ्रंट भी खिसकते रहता है। बिल्कुल। ये देखो जो हमने यहाँ दिखाया आपको कि ये वार्म एयर है, ये पुश कर रही है, अगर पछुआ पुश कर रही है तो अब ये ना पूरा कोल्ड भी, फ्रंट भी और वार्म एयर भी, ये तीनों ही इस दिशा में खिसकना शुरू हो जाएगा। तीनों ही इस दिशा में ऊपर को खिसकेगा। ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्रंट खिसकता है, फ्रंट के साथ साथ जो वायु राशियां हैं वो भी खिसक रही हैं। हर्षित, थोड़ा सा धैर्य रखो, फिर एक्सप्लेन करेंगे ही करेंगे।
30% दिखा जो हमने डायग्राम बनाया, तब तो पहले तो कैमरा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, फिर अब क्लास रोकना पड़ेगा मुझे अभी, क्योंकि फिर अगर हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे। अब एक लिख रहा है कि थोड़ा नहीं दिखा सर, बाकी सब दिख रहा है। अब तुम लोग खुद ही क्लास डिस्टर्ब करने में लगे हो यार। थोड़ा सा अगर इधर उधर का लाइन नहीं दिखा तो एकदम से बेचैन ही हो गए। डायग्राम थोड़ा राइट साइड में बनाए सर। ओके। अब स्वाति लिख रही है कि लेफ्ट की तरफ बनाने से प्रॉब्लम नहीं होगा। अब लेफ्ट और राइट मेरे समझ में नहीं आ रहा है, एक लिख रहा है राइट, एक लिख रहा है लेफ्ट। सुजीत सिंह ठाकुर, अभी का डायग्राम पूरा दिख रहा है। जब इतना बड़ा डायग्राम पूरा दिख रहा है तो कुछ लोग ऐसा है, दो चार लाइन इधर उधर कटा होगा उसमें परेशान हो गया, लिख दिया दुनिया भर का। मतलब ये जो बीच में है ये शायद ठीक डायग्राम है, इसको थोड़ा एडजस्ट करवाना पड़ेगा, मुझे टेक्निकल टीम को कॉल करना पड़ेगा। ऐसा करते हैं फिर, इतना जब प्रॉब्लम हो रहा है तो रहने देते हैं। 50% नहीं दिख रहा है, जितेंद्र लिख रहा है। तो चलो ठीक है, क्लास बंद कर देते हैं अभी। संडे एंजॉय करो, वैलेंटाइन डे को एंजॉय करो।